नमस्कार दोस्तों, बोनारो ब्रांड पंडित के आपके पसंदीदा कार्यक्रम व्यापार की बात सीजन 2 पावर्ड बाय वस्त्र मोबाइल ऐप सपोर्टेड बाय मीडिया पार्टनर टेक्सटाइल वर्ल्ड और इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं चिराग देसाई, एक कंसल्टेंट और इस कार्यक्रम का आपका संचालक, आप सभी को अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हर बार हम किसी न किसी जानी मानी शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं, उनके जीवन के चढ़ाव उतार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को हम अपने व्यापार में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका एक मार्गदर्शन लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच शहर के बहुत ही जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट भी है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, और बहुत ही जानी मानी हस्ती श्री अरविंद सोनी जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आप सबकी तालियों के साथ में उनका स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। अरविंद जी, बोनारो ब्रांड स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद साहब। दोस्तों, आज इनके साथ हम अपनी बातचीत का दौर शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूंगा और आप सबको भी ये बताना चाहेंगे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनली आप सीए है और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट है। तो ये क्या होता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को समझ में आता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट के रूप में आप क्या करते हैं? धन्यवाद। मैं अपने मित्र श्री राजेश कोठारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस स्टूडियो में बुलाने के लिए, और अपनी ओर से बोनारो ब्रांड पंडित के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साहब। जैसा कि आपका सवाल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंसी क्या है जी। देखिए साहब, सीए एक मल्टीपल रोल में होता है, वो कोई अकाउंट फाइनेंस उससे लिमिटेड नहीं है। कंसल्टेंसी एक बहुत उससे बड़ा वाइड फैक्टर है। तो आपको अगर जानकारी में है तो इंडिया की टॉप 5 जो है सब फॉरेन कंपनी, पीकेएमजी आप जो बोलते हैं, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, अर्न्स्ट एंड यंग है, दे ऑल आर कंसल्टेंट। अब यहाँ पे सूरत में आपने देखा होगा कि मेट्रो ट्रेन चालू करने के लिए उन्होंने हायर किया एक कंसल्टेंसी कंपनी को जो फिजिबिलिटी स्टडी करे, वो अर्न्स्ट एंड यंग था। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंसी एक ऐसा फील्ड है जो आपके व्यापार को पूरी उसकी संभावनाएं तलाशती है, उसको डेवलप करती है, उसको मैनेज मॉनिटर करती है और एक सिस्टम डेवलप करती है, उसके रिलेटेड में आपको दी जाती है। मतलब अगर आप चाहे, आपके अंदर सवाल है क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो इन सब का ही इसमें एक समावेश है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है और लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब वो अकाउंट का गाइडेंस देते हैं और वो टैक्सेशन के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं, ऐसा एक कॉमन परसेप्शन लोगों का बना हुआ है। और क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप में है, सिस्टम प्रोसेस डेवलपमेंट का आप उनको गाइड करते हैं और आप उनकी एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका जो सफर है उसमें अगर आपकी कोई ऐसी एक चीज आप जो बताना चाहे कि किस तरह से हम इस ब्रांड को डेवलप कर सकते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्राइज कैसे बन सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सबके फायदे के लिए। अगर हम सूरत के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देखें और भारत के लिए सोचे तो ज्यादातर लोग एमएसएमई सेक्टर से और एसएमई सेक्टर से हैं। तो पहले काफी शुरुआत होती है, ज्यादातर में तो अपना पेरेंटल ही बिजनेस में मैनेजमेंट होता है कि दूसरे पे ट्रस्ट करना हम स्वाभाविक नहीं समझते हैं। और जो भी कॉरपोरेट है उनका ऑनरशिप एक अलग होता है, मैनेजमेंट टीम अलग होती है, जिससे वो टैलेंट का पूरा उपयोग ले सके और डेवलपमेंट कर सके। तो ये फायदे और नुकसान जो एक छोटे से व्यापारी को समझा जाए, तो इसके लिए मेरे ध्यान में आया कि एक ऐसा एक वैक्यूम है जिसपे ध्यान देना चाहिए और उनको बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए ऐसा बताया जाए। तो उसके संबंध में सीए के रूप में हम एक प्रिविलेज है कि हमें ये समझ होती है कि हम उनको पूरा तरह से मॉनिटर और गाइड कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आप अक्सर कहते हैं, कई बार हमने सुना है आपको कहते हुए कि आपकी अपनी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। तो आप ऐसा क्यों बता दें कि एक रोलर कोस्टर की तरह है और इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने मेरे दिल से छुटी हुई बात पूछ ली है, तो जरूर बताना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो आपके व्यूअर्स है उससे फायदा ले। रोलर कोस्टर राइड इसलिए कहता हूँ कि मैं अब अगर अपने फ्लैशबैक में अपनी लाइफ में जाता हूँ तो मेरा जहाँ जन्म हुआ, मेरी जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन हुई, फिर मेरे जहाँ पर कॉलेज का स्टडी हुआ, उसके बाद में कैसे आया और फिर कैसे फील्ड में बना,
तो इसलिए रोलर कोस्टर के एक छोटे से बेहद ही छोटे राजस्थान के गांव से हूँ मैं, एक तिवरी नाम का गांव है साहब, वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक 12 तक की शिक्षा वहीं पे हुई। उसके बाद जोधपुर एक जिला लगता है गांव का, तो कॉलेज की स्टडी मेरा बीकॉम और एमकॉम जोधपुर में हुआ। तो बीकॉम के बाद हमने परिवार ने ऐसा सोचा कि पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट था बाय डिफॉल्ट, आज तक फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट डिवीजन ही रहे, कभी मार्क्स कभी कम नहीं हुए। तो उसके आगे फिर हम सीए की पढ़ाई के लिए बॉम्बे चला गया और आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री नीलेश जी विकाम से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेसिडेंट है, उनके अंडर में मेरा आर्टिकलशिप हुआ और कॉर्पोरेट को वहां पहली बार मुझे एक बहुत बड़े माहौल में देखने का मौका मिला। उसके बाद में पहले से लक्ष्य क्लियर था कि मैं अगर जॉब का काफ़ी मेरा को ऑफर था, क्योंकि कॉर्पोरेट में बिरला कंपनी में ऑडिट किया हूँ, बीएससी का ऑडिट किया हूँ, आनंद राठी जी का ऑडिट किया हूँ, एनाम सिक्योरिटीज का ऑडिट किया हूँ, सब बड़े कॉर्पोरेट हमारे टच में थे बॉम्बे में, और फर्म भी बहुत बड़ी इंडिया की टॉप 5 में आती है। और एज आई सेड कि वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सीए के प्रेसिडेंट भी हैं। तो फिर वहाँ से पहले से फिक्स था कि जॉब में नहीं जाना है, जॉब क्रिएट करना है, सपना था, गांव से था। मेरे को भी लग देखा जॉब में जाके तो खुद का ये करके घर वालों के लिए भी भूलने वाली बात होगी, तो उसके हिसाब से घर वाले हमारे बिजनेस खेती के ग्राउंड से थे। तो बोला कि एक ऐसा ग्राउंड है जो प्रकृति पे निर्भर ना हो, ऐसी इंडस्ट्री में हम जाए जी। तो फिर टेक्सटाइल का ख्याल आया और सूरत में हमारे एक रिलेटिव रहते थे, अपन राजस्थानी लोगों का सूरत से बहुत जुड़ाव है, तो बहुत कनेक्शन है, तो फिर सूरत में आके शुरू किया। तो सूरत के लिए साहब एक बहुत दम नहीं थी, एक बॉम्बे से पढ़ा लिखा बेस्ट फर्म्स का सीए यहाँ आकर अब टेक्सटाइल का व्यापार करेगा जी। तो एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि आप यार इतने टैलेंट हो गए इधर, ये तो हम जैसों का काम है और आपके लिए कोई और उम्मीद है। तो मैं कभी भी किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता कि मैं उनको इससे वॉलेबल लोगों को ले क्लाइंट बनाए और फीस ले। तो फर्स्ट मैं अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था जी, बहुत बढ़िया, और लोगों को रोजगार देना चाहता था। उसी प्रयास में मैंने बहुत सी मशीन इंपोर्ट करेगी, जो सिपली एम्ब्रॉयडरी मशीन नाम से साई सूरत में मैंने सबसे पहले शुरुआत की जी। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। और एक कोटक बैंक के मालिक का था पूरा एरिया, उसको हमने प्लॉटिंग करवाया, वहाँ पे काफी इंडस्ट्रीज भी लगवाई। फिर इंडस्ट्री डेवलप हुआ, फिर टेक्सटाइल का कारोबार डेवलप हुआ, वो इंडस्ट्री आज भी चल रही है जी, बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेट में, और उसका बहुत अच्छे से मैनेज भी हो रहा है। अब आप देखेंगे कि रोलर कोस्टर कैसे हुआ। अब मैं अपने फ्रेंड सर्कल देखूं तो मेरा इतना चेंज हो गया। आज मेरे गांव के मित्र, मेरे स्कूल के मित्र, मेरे बॉम्बे के फ्रेंड, वो हाईली कॉर्पोरेट है साहब, बहुत बड़ी बैंक के वो सीईओ है, कोई सीनियर डायरेक्टर है, कोई बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म का पार्टनर है। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है ना, जो मैं अप डाउन जो कहते हैं, जैसे मैं एकदम बॉम्बे हाई कॉर्पोरेट कल्चर से उठ के एकदम सूरत के देसी कल्चर में, तो आपके साहब होने राजेश जी इस बात को सहमत करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे से देखा। तो ऐसे रोलर कोस्टर मतलब जैसे स्विंग्स है ना लाइफ के, बहुत ज्यादा घटित हुए। तो आज सूरत में मैं अकेला हूँ और परिवार सब मेरा जोधपुर ही रहता है, भाई साहब, पापा जी, मदर, सभी लोग, सिस्टर। अरविंद जी, आपकी सफर की शुरुआत जैसे आपने बताया कि एक राजस्थान के जोधपुर के नज़दीक के गांव से थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आपका नेटिव और वहाँ के साथ किस तरह से आपका जुड़ाव है और आप कैसे यहाँ तक आए। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो बहुत संस्कारवान है, और मेरी जैसे हम कहते हैं ना 7 पीढ़ी वाला घर है। तो वहाँ से लेके हमारे पास हमेशा मिशन और विजन हमेशा रहा घर में जी। और हम कह सकते हैं कि एक छोटे से गांव में भी हमारे इतने संस्कार का सृजन है। आज भी मेरे पापा जी वहाँ पे एक पूरे 40 साल से गौशाला चला रहे हैं, क्या बात, समाज का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, समाज का भवन भी वहाँ बना हुआ है, गांव के सरपंच भी रहे हुए हैं, उस रूप में बहुत कार्य किए हैं। और पंचायत समिति जो होती थी वहाँ पे पंचायत, उसको आज तक कभी भी पैसे की जरूरत नहीं हुई, इसीलिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि रेंट की इनकम से पंचायत का खर्चा चले। तो मेरे पापा जी गए। तो मेरा बचपन एक जोधपुर जिले में एक छोटा सा ओसिया तहसील है, उसका छोटा सा गांव है तिवरी। मैं वहाँ तिवरी से प्रारंभिक पहली क्लास से लेके 12 तक की सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा वहां से किया। उसके बाद 3 साल मैंने जोधपुर में कॉलेज का शिक्षा किया और फिर मुंबई में सीए के लिए आ गया। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये जो मेरी जो सभी शिक्षा हुई थी,
बीकॉम तक हिंदी मीडियम में थी, लेकिन मुंबई एक ऐसे महासागर में आ गए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ मुझे सीए करना था और बहुत अच्छी फर्म, तो यहाँ से मुझे हिंदी में तो वहाँ कोई बात होता ही नहीं है और ना कोई वर्क होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और बॉम्बे में गया तो यहाँ पे रियल काम भी करना है और साथ में मुझे पढ़ाई के एग्जाम भी देने, तो मैंने अपने आप को वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपना हिंदी मीडियम से तत्काल इंग्लिश मीडियम किया। वहां से मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, लैंग्वेज स्ट्रांग हुआ और आपको खुशी होगी साहब, मैं विद फ्लाइंग कलर फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इंग्लिश मीडियम से। ये अगर सीए कम्युनिटी अगर मेरा ये बात सुन रही है तो वो बताएगी कि बिना ट्यूशन कभी सीए हो सकता है। तो हाँ साहब, एग्जांपल आपके सामने है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने अरविंद जी के बारे में इतनी सारी बातें सुनी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अरविंद जी से जुड़ना चाहेंगे। तो अरविंद जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई आपको मिलना चाहे, आपके साथ आपको अप्रोच करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? तो मैंने जैसे बताया कि वो मुझसे चाहता है कि मुझको चाहता है, लाइक कोई सोशल पर्पज के लिए चाहता है, उसको अपना माइंडसेट क्लियर करके आना होगा साहब कि उसको बिजनेस के लिए आना है। तो मेरा फंडा फिक्स है, नेम फेम मनी विद व्हाइट कॉलर। आप आराम से आइए, आपके माध्यम से मैं अपने नंबर दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ और बेहिचक आइए। ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत बड़े कॉर्पोरेट के लिए बना हूं। Everyone have a potential to become a big corporate। तो आप जरूर आइए, फ्रीली आइए। और सोशल का कोई लगता है काम जिससे बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है और आप कहीं रुक जाते हैं तो भी आप मुझे अप्रोच कीजिए, मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने दर्शकों को मेरा ईमेल आईडी और या मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे सकता है। कॉल मैं माफी चाहूंगा, आप प्लीज व्हाट्सएप ही करें या ईमेल करें। दर्शक मित्रों, अरविंद जी हमारे बीच मौजूद है और वो हमारे लिए हमेशा उपस्थित है। आपके पास अगर कोई ऐसा काम है या आप सोशली कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अक्सर रोलर कोस्टर अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी होती है, तो मैं ये आपके जो शब्द है उसको मैं अगर दूसरी ओर कहूँ तो ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत एक्साइटिंग रही है। जैसे कि अभी आपने एक बात बताई और मेंशन किया कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है मेजोरिटी, वो एक तरफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ है वो प्योर एमएसएमई या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो हर इंडस्ट्रीज में ये हमने देखा है कि कुछ चीज़ें जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है और कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इन बिटवीन जो ट्रांजिशन है वो हर एक के लिए एक मुश्किल होता है। तो आपका क्या मानना है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज जो कि अनऑर्गेनाइज है, अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना शुरू करें तो हमारे उद्योग का फ्यूचर क्या होगा? देखिए साहब, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा एक बेस्ट सेक्टर होता है और वैसा प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं कि मतलब उसके डेटा फिक्स होते हैं, लोगों को पता होता है जी। जैसे अब कॉर्पोरेट, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए उसकी बैलेंस शीट आपके सामने, कितना कारोबार करती है, कितना नफा कमाती है, कौन से प्रोडक्ट में डील करती है। तो अब हम सहज ही रिलायंस से कोई भी अप्रोच होगा तो वो कपड़े खरीदने के लिए नहीं जाएगा, उसको पता है ये धागा देती है, पेट्रोलियम बेचती है, तो उसको पता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का होने का सबसे बेस्ट फायदा होता है कि लोगों को पता होता है कि ये कॉर्पोरेट या ये बिजनेस हाउस क्या काम कर रहा है। अनऑर्गेनाइज में कभी पता नहीं होता कि वो काम क्या कर रहे हैं। तो ये जानकारी जब आप उसमें आते हैं तो इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और सूरत जैसी सिटी में जहां हम लोग हैं वहां तो पूरी तरह से एसएमई एमएसएमई ही रखा है। और मैं तो साहब एक बहुत ही, आप बात कर रहे हैं तो बताऊंगा एक किस्सा। जैसे कि मैंने बताया, मैं बॉम्बे से सूरत आया और मैंने सबसे पहले बिजनेस शुरू किया। मैंने टेक्सटाइल बिजनेस भी पूरे अच्छे से किया है, बहुत एक्सपोर्ट किया है गारमेंट्स कपड़े का, और डाइंग प्रिंटिंग का हर इश्यू किया, एम्ब्रॉयडरी का सेगमेंट किया हूँ, यान का सेगमेंट में भी किया हूँ। तो यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज है साहब कि आपको कोई भी माल देता है तो वो बोलता है कि ऐसा कर, चेक दे दो, नाम नहीं लिखना है जी। अब मेरे लिए बॉम्बे से एक बच्चे की बहुत कठिन भाषा की बात थी, यार मैं तेरे को चेक से पेमेंट दूं और आप बोलो कि उसके ऊपर नाम नहीं लिखना है और ना उसको अकाउंट पे करना है जी। तो मैंने इसका भी करोगे क्या कि ना तुम्हारा हाउस है गुजराती में लोगों की, तो वीवर हो, मिल वाले हो या कोई भी जिससे आप करते, तो ये कि साहब आप पेमेंट दे दो, नाम नहीं लिखना है। थर्ड पार्टी चेक जो बहुत बड़ा प्रचलन में था। और अभी तो मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का, इस पीड़ा से इतने व्यापारी वर्ग को इन्होंने दूर कर दिया जीएसटी के रूप में एक अच्छा लॉ लाके। तो
अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं, ये थोड़ा सा फील्ड व्यापक है। अगर हम फिर भी चर्चा में लेते हैं ना, तो मैं आपको कहता हूं कि ये ज्यादातर लोग क्या है, प्रॉपर्टरशिप और पार्टनरशिप, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। और वो भी कब चाहिए उनको, कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंक के पास जाना है या अब्रॉड घूमने जाना है, तो बोलते रिटर्न दीजिए, आपकी ITR भेजिए। साई सूरत की भाषा में ये ज्यादातर व्यापारी इसीलिए ये करते हैं मेजोरिटी, कि या तो कोई बैंक से कुछ व्यवस्था लेनी है, मतलब घर खरीदा है, दुकान खरीदा है, तो कुछ लोन लेना बैंक से, और या कोई आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है घूमने, तो वीजा के लिए कि भाई आपके ITR दीजिए। तो उसके लिए वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये कराना चाहिए, ऑडिट वगैरह। अब उसमें उनके पास ऑप्शन है, जब आप फर्म क्रिएट करते हैं तो आप प्रॉपर्टरशिप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, अभी LLP नहीं आया है, प्राइवेट लिमिटेड है, और या ट्रस्ट में चला सा है। तो अब आप इसमें जैसे किए तो ज्यादातर लोग क्या किया भाई प्रॉपर्टरशिप, और बहुत ज्यादा कोई लोग 2 इकट्ठे होंगे जहां उनको ऑनरशिप का और ये कंफ्लिक्ट हो, मैंने तो पार्टनरशिप बना देते। दोनों डिफेक्ट है। डिफेक्ट ये है कि उसमें एक तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई जी बिल्कुल, और कारोबार में आप देखिए कोई चीज सर्टेन नहीं है। वो हमने कोरोना के टाइम यस देखा, तो आपको ऐसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज्यूम नहीं करनी जो सीधा डायरेक्ट आप पे व्यक्तिगत रूप में आए। मतलब आपके नाम से बिजनेस है तो कोई भी कार्रवाई होगी सीधी आप पर होगी। आप जैसे गवर्नमेंट के टैक्स का कंप्लाइंस है, कोई लेबर का कंप्लाइंस है, तो सीधा आपके ऊपर इश्यू आता है जी। सेकंड, वो जैसे कि मैं बताया आपको, ये व्यक्तिगत रूप से है तो व्यक्ति के साथ ही है, व्यक्ति है तब तक है, और व्यक्ति नहीं है तो एंड है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी बंद है, उसके बाद आपका ITR की झंझट बंद है, इतने साल आपने ऑडिट करवाई, किसी की मेंबरशिप ली, वो सब एंड हो जाता है। फिर उसका आगे भविष्य नहीं है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहती है। और फिर जितना भी आपके कारोबार की उसको सबको अगर आपने अपनी वसीयत नहीं बनाई है बहुत सारे या नॉमिनेशन नहीं किया तो बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है बिल्कुल बाद वाली फैमिली को, और बहुत दुखी काम है। और फिर अगर आपका बच्चा फिर कि मेरे पापा जी का व्यापार है या मेरे भैया जी, जो भी नाम ले, वो व्यापार उसी नाम से वो नहीं कर पाता है, उसको हर चीज नहीं लेनी। तो जो स्ट्रगल आपने इतने साल तक किया, जिसको आप गुडविल कहते हैं कि मैंने अर्जित की, व्यवहार कमाया है, वो एकदम आपके घर के लिए नया हो जाता है, उसको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो मैं इसी में विचार करना चाहता हूं कि जो बहुत ही आप बुद्धि से इस फील्ड का सिलेक्शन करें कि मेरा बिजनेस क्या नाम से होना चाहिए, बिल्कुल, और वो पूरी सोच और विजन के साथ होना चाहिए। तो हमेशा एडवाइजरी पे भरोसा करना चाहिए जो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल हो। बिल्कुल अरविंद जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो चीज़ें हमारे दायरे में नहीं होती है, जैसे कि हम बीमार होते हैं, हमें मेडिसिन के बारे में नहीं पता होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमें अकाउंट के बारे में नहीं पता है तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं। उसी तरह से जब भी हमें अपने व्यवसाय को अगर नए स्तर पे ले जाना है तो उनके जो एक्सपर्ट है उनके पास हमको जाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया अरविंद जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं बोनारो ब्रांड पंडित का ये व्यापार की बात कार्यक्रम, और सीजन 2 जिसके प्रायोजक है हमारे वस्त्र मोबाइल ऐप, और सपोर्टेड बाय हमारे मीडिया पार्टनर जो है वो टेक्सटाइल वर्ल्ड के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें आप सबका अभिवादन करता हूं, और हमारी बात को हम जारी रखते हैं आज के हमारे जो गेस्ट थे श्री अरविंद सोनी जी के साथ। इस बात का दौर हम आगे बढ़ाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अरविंद जी की अगर हम प्रोफाइल देखते हैं और उनका काम देखते हैं तो शहर की बहुत ही सारी संस्थाएं हैं, खास करके उनका जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है, शहर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो पहली बार वो लेके आए और वो बड़े बड़े पैमाने पे लेके आए। ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई कार्यक्रम या एक छोटा सा इवेंट उन्होंने कर दिया, और बहुत सारे ऐसे इवेंट है जो आज भी लोग याद करते हैं। अरविंद जी, आपने जो कुछ इवेंट किए हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटी को यहाँ बुलाया आप लोग, आपने सोशली आप बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, अभी भी एक बहुत बड़ा इवेंट आप नजदीक में करने जा रहे हैं। तो किस चीज से आपको ये प्रेरणा मिली कि हमें इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए? क्योंकि एक प्रोफेशनल होना एक अलग बात होती है, और इतना सोशल इन्वॉल्वमेंट रखना, क्योंकि जब आपके बारे में मैं जानने की कोशिश करते थे तो हमको पता चला कि आप कितनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 6-7 संस्था में आप कमेटी मेंबर है, कई में ट्रस्टी है। इसके अलावा आप इतने सारे उद्योगों के साथ जुड़ के उनको एंटरप्रेन्योरशिप का कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऐसे कार्यक्रम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है?
प्रेरणा तो साहब, जो आदमी सबसे ज्यादा बिजी होता है वो सबसे ज्यादा इजी होता है, क्या और जो बात व्यक्ति है, बिजी क्या नहीं बात होता है है। वो लेजी होता है। क्या बात तो कार्य की प्रेरणा कार्य करने से ही मिलती है। जी तो इसमें कहना चाहूंगा कि साहब एक वाक्य है, हम लोग बॉम्बे में थे तो बहुत अच्छी फर्म है वहां पे, हमारा ग्लोबल विपासना चैरिटेबल जी, ट्रस्ट, हाँ। जिसके मुखिया मेरे बॉस जी थे, नीलेश विकांसे जी, शिवजी विकांसे जी। तो वहां पर एक सहज में एक बार मंथन हुआ कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी क्या है। अब बताइए साहब, सबसे लंबा डिस्टेंस कहाँ है? तो कोई बोलेगा एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वाला वाला कोई भी तरह से। तो जवाब आया साहब, सबसे दुनिया का सबसे लंबी दूरी है 15 इंच की। तो एवरीबॉडी बस हो गया, 15 इंच की दूरी दुनिया की सबसे बड़ी। कि साहब हमें जो ये ह्यूमन बॉडी मिली है उसमें एक दिल है, एक दिमाग है। जी तो व्यक्ति दिल और दिमाग में स्विंग होता जाता है और ये दूरी कभी माप ही नहीं पाता। जीवन भर चलता है, पूरी यात्रा चलती है, लेकिन दिल और दिमाग की दूरी होती नहीं है। कभी दिल में होता है, कभी दिमाग में होता है। तो ये विचार मुझे उस समय से अपील किया, तो इसीलिए मैं दिल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और दिमाग से एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट हूँ। क्या बात है। तो मैंने हमेशा अपने आप को प्रिसाइज रखा कि एक ही जो फोकस, मेरे जैसे क्लाइंट आएंगे उनको अगर व्यापार के लिए कॉर्पोरेट बनाना है, बहुत अच्छा अचीव करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े लोगों के ही काम का हूं, एकदम साधारण छोटे आदमी के भी काम का हूं जिसका टर्नओवर उसकी भाषा में मतलब एसएमई है जी और वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बनने की संभावना है। मैं ये मानता हूं हर एक में, जैसे अपन कहते हैं धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से पहले कहां पहुंच शुरुआत गए, ऐसे ही की थी। अपने गौतम भाई अडानी कहां से कहां पहुंच गए। तो एवरीवन इज नॉट बोर्न विद द सिल्वर स्पून, जी बिल्कुल। और उन्होंने अपना क्रिएट किया, अपने सूरत में बहुत से हैं। तो ये करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप दिल से करो तो प्योरली दिल से करें, और दिमाग से करो तो प्योरली दिमाग से करें, आप स्विंग ना करें। तो इसीलिए मैं अपने आप को सोशल एक्टिविटी भी करता हूं तो बहुत उम्दा होती है और सब पब्लिक को पसंद आती है, अप्रिशिएट होती है और मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि वहां मेरा कोई बिजनेस माइंड नहीं है। और जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट हूं, मैं एकदम दिमाग से हूं, हमेशा अगले का भला और उसकी प्रोग्रेस चाहता हूं, और वो होती है तो नेचुरली। अरविंद जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि दिल और दिमाग को अपने अपने तरीके से हमें यूज करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी इसे वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो जब दिल से काम करते तो कई बार दिमाग बीच में आ जाता है, दिमाग से काम करते तो कई बार दिल में बीच। तो आप ये बैलेंसिंग कैसे कर लेते हैं कि भाई जब दिल से काम करो तो सिर्फ दिल से ही करो, और जब दिमाग से काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो सिर्फ दिमाग से करो? ये आपका भी स्विंग तो होता होगा कई बार कि आप जब सोशल एक्टिविस्ट के रोल में काम कर रहे हैं, कई बार होता है यार इसको तो हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी बिजनेस का काम करते हैं नहीं इसको तो हमें हेल्प कर देना चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे करते हैं आप? बिल्कुल सिंपल साहब, जेन्युइन हो जाइए, जी सच हो जाइए। कोई ना याद रखने की जरूरत नहीं, किसी को बोले ना कि मेरी मेमोरी नहीं है तो बेटा सच बोल, मेमोरी चाहिए ही नहीं। इसी तरह जेन्युइन हो जाइए, फिर आपको कुछ नहीं चाहिएगा। आप दिल से करेंगे, दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे, दिमाग से। इसमें जैसे जिक्र चला है तो आपको बताऊंगा कि व्यक्ति बोलते हैं कि साहब एक बाबा जी के पास गए एक घटना में, तो उसको पूछा ये कार्य करना बेटा एकदम सरल है, मुझे ऐसा करना बेटा एकदम सरल है, कि मुझे इस तरह का हो जाना कि एकदम सरल है। तो फिर वो पूछने वाला पूछ पड़ा कि फिर मुश्किल क्या है? सरल होना मुश्किल है। तो आपका सही जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल सही। अरविंद जी, आप सिर्फ दिल से काम करते हैं, सोशली बहुत सारे एक्टिविटी भी करते हैं, और हमने देखा है कि आप अपने परिवार के साथ भी बहुत अच्छे से समय बिताते हैं, समय समय पे आप टूर पे जाते हैं, वेकेशंस भी एंजॉय करते हैं छोटे छोटे। तो ये आप बैलेंसिंग जो टाइम का मैनेजमेंट है, आपने बताया दिल दिमाग तो समझ में आया, लेकिन ये जो टाइम का मैनेजमेंट है वो आप कैसे करते हैं? क्योंकि शायद ये आपका जो मैसेज होगा वो हमारे बहुत सारे उद्योगपतियों के लिए एक बहुत प्रेरणा रूप होगा। देखिए साहब, जैसे मैंने कहा ना, टाइम मैनेजमेंट, जो बिजी होता है वो इजी होता है और नहीं बिजी है तो लेजी होता है। वो अगेन उसी वाक्य पे आता हूं आपके सवाल से। आज तक मैंने जब से शादी की अपनी मिसेज के साथ आउट ऑफ इंडिया एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, विदाउट फॉल्ट मैं वहां होता ही होता हूँ, चाहे कुछ भी आए। कुछ चीजें ऐसी रखी जिसके मेरा एक स्लोगन है, बेस्ट और नथिंग। ओके। और सेकंड एक चीज रखता हूं, इफ आई डू द बेस्ट और टेक 100% रेस्ट।
मतलब जो 0 से 100% का जो रैंकिंग होता है ना साहब, तो मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति जितना उसमें आगे बढ़ा है वो उतना ही टाइम बर्बाद किया है। या तो 0 पे रह जा या 100% हो जा। कोई बोलता मैंने 95% एफर्ट दिया, इसका मतलब उसने 95% बर्बाद किया, क्योंकि 5% की दूरी नहीं कर पाया। किसी ने बोला मैंने तो 63% दिया, तो मतलब 63% बर्बाद किया। जी तो इसीलिए 0 या 100, वो अपन कहते हैं साहब रोड के या तो इस साइड हो जा या इस साइड हो जा। जी ग्रस्त में हूं, सन्यासी हूं, इसका तो कोई महत्व नहीं है ना। जी वैसे ही ये बात है, एट ए टाइम आप जहां होते हो, जहां आ गए वहां 100% दीजिए। गिव योर 100%, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अरविंद जी ने एक सफलता की बहुत बड़ी चाबी दी है कि आप जो भी कर रहे हो उसको 100% उसमें इन्वॉल्व होकर आप वो काम कीजिए, तो सफलता आपको ज़रूर से मिलेगी। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं उसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचे हैं। इनका जो बिजनेस का जो स्लोगन है, नेम फेम मनी विथ वाइट कॉलर, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये है। नेम फेम मनी विथ वाइट कॉलर, यानी सब कुछ सही जगह पे अगर अरेंज हो जाता है देन इट कम्स। तो आपका ये जो स्लोगन आपने रखा है अपने बिजनेस के लिए, और आपकी फिलोसॉफी जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैंने आपको कहा ना, मेरी लाइफ बहुत रोलर कोस्टर लाइफ है, और मैंने खुद करके अनुभव किया। मैंने व्यापार भी किया। मैं आज एक छोटे से व्यापारी की लाइफ जानता हूं, मैं एक उद्योगपति की लाइफ जानता हूं, मैं एक कॉर्पोरेट की लाइफ जानता हूं, मैं इतने सोशल गया तो उनके संत महात्माओं की लाइफ जानता हूं। तो ये जो इससे मुझे आपने ये व्यापार के संबंधित है मेरा स्लोगन, मेरा बनाया हुआ क्रिएट कि नेम फेम मनी विद वाइट कॉलर, कि कोई अरविंद सोनी के पास क्यों पहुंचे। क्या बात। तो उसको मैं ये जवाब देता हूं, भाई तुम मेरे पास पहुंचेगा, तेरे जीवन में व्यापार करने से क्या अपेक्षा है? नेम होना चाहिए, फेम होनी चाहिए, और तेरे पास पैसा होना चाहिए। और मैं उसको व्हाइट कॉलर का मतलब है आपको किसी डिपार्टमेंट का कोई डर नहीं, कि जीएसटी का डर नहीं, इनकम टैक्स का डर नहीं, लेबर लॉ का डर नहीं, कोई भी चैन की नींद जी, ये सब आप सिस्टम में रहते हुए बहुत अच्छा करके कर सकते। आप मेरे सामने, आपके साथ में अभी बैठा हूं, इतनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सब में कार्य हो रहा है। तो जब आप सिस्टम में डालते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डू द वर्क, और सिस्टम नेवर डाइज। अगर आपने एक सिस्टम बना दिया है, जैसे राजेश जी कोठारी के रूप में बात करें तो इनकी आड़त किया जैसा है, तो भाई कैसे आड़ती आएगा तो वेलकम होगा, कैसे उसको दिखा जाएगा, कैसे उसका बिल बनेगा, कैसे उसका पेमेंट आएगा, कैसे ये अगर सिस्टम में है तो एवरीथिंग इज स्मूथली रनिंग, तो फिर जैसे वहां से डिटैच हो सकते हैं। और ये अगर सिस्टम नहीं है तो जो आपकी भाषा में अनऑर्गेनाइज हुआ। अब इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसके लिए हमारा एक मैनेजमेंट की भाषा में हम उसको कहते हैं SAP, SOP, सर्टिफाइड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। आपने देखा होगा बैंक में एकदम बदली हो जाती, मैनेजर नहीं आता, काम शुरू कर देता है। पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है, नया पुलिस कमिश्नर आता है, काम करना शुरू हो जाता है। रेलवे का मैनेजर ट्रांसफर होता है, काम करना। आप जानते हैं कितना डिफिकल्ट है इतने ऑर्गेन बड़े को संभालना। रेलवे अपने या तो कि होली को कोई लेबल नहीं आएगा, लेकिन होली को भी ट्रेन चलती है ना, फ्लाइट सर्विस चलती है। तो वहां पे क्या होता है, ये SOP पहले से ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होती है, तो पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या करना है। आप इतना सा काम कर दीजिए, बाकी सिस्टम कर लेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। अरविंद जी, आपने जो बताया वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े भी हैं, तो आपने जो बताया उससे मुझे एक सवाल हो रहा है। क्योंकि अगर हमें वो सेट करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपने तरीके से या सिस्टम से ही काम करे। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते होंगे लोगों के साथ, कि जब इतनी सारी संस्थाएं, क्योंकि आप जब इतने सारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, और खास करके सामाजिक संस्थाओं में ऐसा होता है कि कई बुजुर्ग होते हैं जो वहां पे आते हैं, कई लोगों के लिए वही मेन एक्टिविटी होती है, सो दे ऑल्सो वांट कि हम बिजी रहे इसके साथ, तो अपने तरीके से ही काम करते हैं। जनरेशन गैप वहां पे ज्यादा होता है, तो ये आप कैसे संभाल लेते हैं? नहीं, एकदम साधारण, खुद से सवाल पूछ लिए, मुझसे चाहता है या मुझको चाहता है? अरे क्या बात कही आप। तो इससे आपका एकदम ही निर्णय बन जाएगा, और कहीं पे कंफ्लिक्ट होने का, कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। एकदम साधारण है अपने आप में। जब पहले से हमारा माइंडसेट फिक्स है, और जो पहले की चर्चा में कहा भाई जेन्युइन हो जाइए, सरल हो जाइए, तो आपके ये ऑटोमेटिक हो जाना है, और सच्चे हो गए तो ऑटोमेटिक हो जाना है।
और फिर हमने जैसे कहा उसी में जवाब है दिल और दिमाग, या तो दिमाग से कीजिए या दिल से कीजिए, दोनों में क्यों स्विंग होंगे तो कोई अल्टरनेट नहीं है। बहुत बढ़िया बात। अरविंद जी, हम आपसे भी चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं, जिन्होंने कहा कि दिल से चाहिए, मुझसे क्या चाहिए या मुझे चाहिए, तो हमें दोनों चाहिए। हमें आपसे भी बहुत कुछ चाहिए और हम आपको भी बहुत चाहते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम व्यापार की बात सीजन 2 में शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोशल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप कंसल्टेंट अरविंद सोनी जी हमारे साथ उपस्थित थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की जो बातें हमारे साथ शेयर की है, उम्मीद करता हूं कि ये हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में हमारे साथ रहेगी और इनसे बहुत प्रेरित होकर हम आगे बढ़ेंगे। इनकी कुछ बातें जो बहुत अच्छी हमारे लिए है कि जो इन्होंने बताया कि दिल और दिमाग अगर हम क्लियर कर ले, बहुत सरल हो जाए, इजी हो जाए, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, हम लोग बहुत तरक्की कर पाएंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए और हमारे दर्शकों से अपनी जिंदगी की बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आप देख रहे थे व्यापार की बात सीजन 2 पावर्ड बाय वस्त्र मोबाइल ऐप, और हमारे इस कार्यक्रम को हमको सपोर्ट किया है हमारे मीडिया पार्टनर टेक्सटाइल वर्ल्ड ने। आने वाले हफ्तों में हम ऐसे ही नई शख्सियत के साथ, नई बातों के साथ आपको फिर से मिलेंगे व्यापार की बात सीजन 2 में। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बोनारो ब्रांड पंडित, जो एक ब्रांडिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अपन सब व्यापारी जानते हैं और अपनी भाषा में बात भी करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो अपने आप को दिखाइए और अप्रोच कीजिए। जो इतना प्रयास हो रहा है, बहुत सुंदर प्रयास है। व्यापारी जो भी आप जहां भी मेरे ये दर्शक मेरी जो बात सुन रहे हैं, वो इस बात को जरूर समझे और तुरंत आप बोनारो ब्रांड पंडित से भी एक बार अप्रोच करें और देखिए आपके बिजनेस में क्या नया डेवलपमेंट हो सकता है।